हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम में इश्क इश्क के मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। ये मंजर इस्लामाबाद के छोटे मोहल्ले का था, जहाँ के एक घर में फैमिली लोग खाने के दस्तरखान पर मौजूद थे। और अभी राफिया बेगम अपने शोहर को खाना सर्व करने लगी थी जब एक आवाज़ ने उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा और छोटू। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आ रही हो? अब्बास साहब ने संजीदा नज़र से उसको देखकर सवाल किया। अब्बा, वो 17-18 साल हुरिया ने मदद तलब नज़र से अपनी माँ को देखा, जिसने सिरे से उसको नज़रअंदाज किया था। नॉवेल्स की दुनिया में गई होगी, उसका छोटा 15 साल भाई ने बेहद आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया। तो हुरिया ने उसको बड़बड़ाता देखा तो घूरने लगी। तुमसे सवाल कर रहा हूँ, भेरी हो क्या? अब्बास साहब ने गुस्सैले अंदाज में सवाल किया तो हुरिया का दिल उछलकर हलक में आया था। उसने सहमी नज़र से अपने बाप को देखा, जो खा जाने वाली नज़र से उसको देख रहे थे। क्या हो गया है? किचन का सामान खत्म हो गया था, मैंने बाजार भेजा था, आप तो बस बच्ची की जान निकाल देते हो। राफिया बेगम ने अफसोस भरी नज़र से अपने शोहर को देखकर जवाब दिया, जिनका अंदाज अपनी बेटियों से बात करते हुए काफ़ी हटक आमेज होता था। उन दोनों की 4 बेटियां और एक छोटा बेटा था, जिसकी उम्र 15 साल थी और उनका नाम साहिर था। इस आगे चलते हुए ज़माने में भी अब्बास साहब की छोटी सोच थी। उनका शुमार भी ऐसे लोगों में होता था जो अपनी बेटियों को कम साथ समझा करते थे। और अपनी 2 बेटियों की शादी उन्होंने उनकी कम उम्री में करवा दी थी, जब वो महज 15 साल की थी। हुरिया और हुरिया पर भी उन्होंने ऐसी अजलियत का मुजाहरा किया था, लेकिन जैसे तैसे करके बात बस मंगनी तक हुई थी। हुरिया तो हुरिया से 2 साल बड़ी थी और उसने 5वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिया था। बस घर में सिलाई वगैरह का काम किया करती थी। अलबत्ता हुरिया का पढ़ाई में शौक ज़्यादा था, वो पढ़ना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। लेकिन अब्बास साहब जिस मिजाज के मालिक थे, ऐसे में उसकी ख्वाहिशात को पूरा होना नामुमकिन सी बात थी। पर उसने भी हजार जतन करके अपने बाप को राजी कर लिया था, और ये तब मुमकिन हुआ था जब उसको स्कॉलरशिप मिली थी। अगर वो ना मिलती तो हुरिया कभी कॉलेज में जाकर ना पढ़ पाती, क्योंकि अब्बास साहब के घर के हालात ऐसे ना थे जो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का इतना खर्चा उठाते, वो भी अपनी बेटी का। लेकिन ये हुरिया की खुशकिस्मती थी, जो किस्मत ने उसको ऐसा मौका फराहम किया था। सामान कहाँ है तुम्हारा जो लेने गई थी? राफिया बेगम की बात पर अब्बास साहब ने जांचती नजर से हुरिया को देखा, जो काली चादर में खुद को छुपाए हुई थी। अब्बा, सामान तो मैं किचन में रख आई है, किचन का सामान था, अब आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। हुरिया से कुछ बहाना नहीं मिल रहा था, और राफिया बेगम अपनी बेटी के मिजाज से वाकिफ थी, तभी इस बार उसकी हिमायत में बोली। उसके मुंह में मूंगफली के दाने हैं, जो उसके बजाय तुम जवाब पेश कर रही हो। अब्बास साहब तंज नज़र से अपनी बेगम को देखकर खाना खाने में मसरूफ हुए, तो मौका गनीमत जानती हुरिया अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी, जहां हुरिया अलमारी से अपने सारे कपड़े को बाहर निकाले हुई थी। आ गई तुम, क्या बना तुम्हारे काम का? हुरिया ने हुरिया को कमरे में दाखिल होता देखा तो सवाल किया। 1 मिनट सांस तो लेने दो। हुरिया चादर को बेड पर रखती साइड टेबल पर पानी का जग उठाए गिलास में पानी उंडेला और गटागट पीने लगी। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? हुरिया चलकर उसके पास बैठी। मैं आज हर्ट हुई हूँ, हुरिया ने अपनी आंखों को बंद करके खोलकर जवाब दिया। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हुरिया परेशान हुई। मैं घर आई तो अब्बा बहुत शक की नज़र से मुझे देख रहे थे, जैसे उनको डर हो कि मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूंगी। चले मान लिया उनको हम पर भरोसा नहीं, पर अपनी परवरिश पर तो एतबार होना चाहिए ना, हुरिया ने मायूसी से बताया। अब्बा का तो तुम्हें पता है, और तुम्हें अब उनकी नज़रों और लहजे, ख़ास तौर पर उनकी बातों पर आदत डाल लेनी चाहिए, फिर कभी हट नहीं होगी। हुर्रिया उसको तसल्ली देती हुई बोली। अब्बा है वो मेरे, कैसे उनकी बातें दिल पर ना लूँ, ना चाहते हुए भी उनकी बातों को सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। और तुमने आज की अखबार देखी? हुर्रिया ने उसको देखकर सवाल किया। नहीं, मैं कहाँ पढ़ती हूँ ये अखबारें, हुर्रिया ने इश्काने उश्काए। इशारा लुगारी की आज बड़ी तस्वीर आई थी, शायद उसकी 18वीं सालगिरह थी कल, और उसकी सालगिरह के दिन बड़े पैमाने पर लोग आए थे। और तुम्हें पता है, उसके बाप ने पूरा 5 स्टार बुक करवाया था, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की सालगिरह का। उन्होंने इतना ज़्यादा एहतमाम किया था, तो सोचो जब उसकी शादी होगी तो उसका बाप क्या करेगा। हुर्रिया ने बिना रुके उसको बताया। उसके लहजे में कहीं शख्स था तो कहीं हसरत, जिसको महसूस करती हुर्रिया भी बेसाख्ता मुस्कुराई थी। और तुमने बात का हवाला भी दिया, तो किसका? उस अशाल लुगारी का, जिसकी तस्वीरें आए दिन अखबार की जीनत बनी होती है।
اور وہ کوئی ہماری طرح عام سی لڑکی نہیں، وہ پاکستان کے نامور شخصیت کی اکلوتی بیٹی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سالگرہ اتنی شان و شوکت سے تو ہوگی نا۔ حوریہ نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ بات یہ نہیں ہے حوریہ، بات اہمیت اور پیار محبت توجہ کی ہے جو اس کا باپ اس کو دیتا ہے، یا ہمارے ابا کو دیکھو، چلو اخبار میں ایک اسکینڈل آنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی کوئی ابا سے یہ بولے نا کہ آپ کی بیٹی کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے تو یقین کرو ابا مجھ سے ساری بات جانے بنا شوٹ کر دے۔ حوریہ کے لہجے میں نمی گھلنے لگی تھی، یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے حد زیادہ مشکل تھا۔ حور بہادر بنو، تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، اور اٹھو ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پھر بتاؤ تمہارے کام کا کیا بنا۔ حوریہ نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ ہاں جاتی ہوں، اور کام کا ابھی کچھ خاص نہیں بنا، حوریہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ پر کیوں؟ حوریہ حیران ہوئی۔ یار سمجھ نہیں آتا، جانے میرے ناولز ڈائجسٹ کی زینت بنے گی بھی یا نہیں۔ ڈائجسٹ اداروں میں جانے کتنے ناولز ہوتے ہیں ہر طرح کے رائٹرز کے، اور میرے ناولز پتہ نہیں ان کو ملے بھی یا نہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں تو پتہ نہیں وہ ڈائجسٹ میں شائع کریں گے بھی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ میں تو 4 ماہ سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی ہوں، حوریہ تھکے ہوئے انداز میں جواب دینے لگی۔ دیکھو حور، رائٹر بننے کا شوق تو تمہارا ہے نا، کیونکہ تم اچھا لکھنا جانتی ہو، اپنی باتیں، اپنی سوچ، اپنی زندگی جینے کا نظریہ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہو، اور تم تو قارئین کو ہمت بنانا سکھانا چاہتی ہو، تو پھر خود ایسی نا امیدی والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ حوریہ نے اس کو سمجھانا چاہا۔ 4 ماہ کم عرصہ نہیں ہوتا، ان 4 ماہ میں 3 ناولز میں اپنے ان کو بھیج چکی ہوں، پر مجال ہے جو ان کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس ملا ہو یا کوئی جواب بھی آیا ہو۔ حوصلہ افزائی کا ہر بار جب کال کرتی ہوں تو جواب آتا ہے کہ ابھی انتظار کرو۔ اب ایسی باتوں پہ انسان مایوس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ حوریہ سر جھٹک کر بولی۔ ابھی تم نے تو کہا ان کے پاس ڈھیر سارے ناولز آتے ہیں، تو پیاری بہن وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ایک ساتھ سارے ناولز چیک تو نہیں کرتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے وقت لگے گا، اور انتظار کرو، 4 ماہ یا 1 سال بھی ہو جائے، لیکن تمہارا لکھا ہوا ناول ڈائجسٹ میں ضرور آئے گا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ تم اپنے زمانے کی مشہور رائٹر ضرور بنو گی، میرا یقین کرو۔ حوریہ نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھائے کہا تو حوریہ اس کے گلے لگی تھی۔ میں اپنے گھر کے حالات سدھارنا چاہتی ہوں، میں اچھے رائٹر بن کر کمانا چاہتی ہوں، تاکہ ابا کو بتا پاؤں کمانا صرف مردوں کو نہیں آتا، لڑکیاں بھی کما سکتی ہیں، وہ بھی گھر میں بیٹھ کر، اور اپنا اونچا نام بھی بنا سکتی ہیں۔ حوریہ اس کے گلے لگتی ہوئی بتانے لگی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں تمہارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، آمین، حوریہ نے اس کو دعا دیتے ہوئے کہا تو حوریہ مسکرائی تھی۔ کل میں گاؤں جاؤں گی اور تم بھی میرے ساتھ آؤ گی، رات کے کھانے کے وقت میشا نے سنجیدہ انداز میں عائشہ سے کہا۔ میں کیوں؟ اور آپ کو تو پتہ ہے مجھے گاؤں جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، عائشہ ناک سویڑ کر بولی۔ آج تم نے اپنے باپ کو بہت مایوس کیا ہے، اریان نے اس کی بات پر کہا تو عائشہ نے چونک کر اریان کو دیکھا، پھر ریان کو، جو کھانے میں بری طرح سے غرق تھا، جیسے یہ کھانا اس کی زندگی کا پہلا اور آخری ہو۔ ریان پر تعصب سے نگاہ ڈالتی عائشہ نے ذوحان کو دیکھا، جو وہاں بیٹھا تو تھا پر اپنے سیل فون کی طرف متوجہ تھا، کھانے کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ڈیڈ میں نے ایسا کیا کیا جو آپ مایوس ہوئے ہیں؟ عائشہ نے جاننا چاہا۔ تم نے گھر آئے مہمان سے بدتمیزی سے بات کی، جو کہ اخلاق سے بہت غیر حرکت ہے، اور تم میشو کے ساتھ گاؤں جاؤ گی ان سے ایکسکیوز کرنے، اریان نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا۔ پر ڈیڈ ایک مرتبہ میری بات تو سن لیں، اس انمان نے جھوٹی بات کا پہاڑ بنایا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں، میرا یقین کریں، عائشہ نے ان کو یقین دلواتے ہوئے کہا۔ اقدس تم سے بہت بڑی ہے، اگر تم اس کے سامنے اس کے بھائی کو پینڈو جیسے القابات سے نوازو گی تو کیا وہ ہٹ نہیں ہوگی؟ میشا نے اس بار سخت انداز میں اس سے کہا تو عائشہ نے اس بار ذوحان کو دیکھا، جو بے نیاز ہر چیز سے لا تعلق بیٹھا تھا۔ ان کی باتوں کے درمیان سریش یا ذوحان بھی نہیں آئے تھے، اور نہ ریان نے اپنا بولنا ضروری سمجھا تھا، وہ ایک بات پر یقین رکھتا تھا کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ یہ بات آپ لوگوں سے ہانی نے کی ہوگی، عائشہ کھانے سے اپنا ہاتھ اٹھاتی بولی تو ذوحان نے بے ساختہ سریش کو دیکھا تھا۔ ہانی کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے، ریان نے نرمی سے اس کو دیکھ کر کہا۔ نو ڈیڈ، اس کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اس کے ذکر کے بنا بے معنی اور بے مقصد ہے، اور مجھے بتائیں کہ آخر ہانی اقدس آپو کو اتنی امپورٹنس کیوں دیتا ہے؟ ہماری خالہ کی بیٹی تو ماں ہے، پھر یہ کیوں اقدس آپو کے نام کا دم بڑھتا ہے؟ کلوز کزن میں ہوں، پر اقدس آپو کے سامنے یہ کسی کو جانتا تک نہیں، ایسا کیا لگاؤ ہے ہانی کا اقدس آپو کے ساتھ؟ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جیسے پھٹ پڑی تھی، اور سب دم بخود اس کا اس قدر شدید
किस्म का रद्द अमल देख रहे थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रेयान ने उसकी इतनी बड़ी तकरीर पर भी कोई खास रद्द अमल नहीं दिया था। वो डिनर ऐसे कर रहा था जैसे खाने की टेबल पर उसके अलावा और कोई ना हो। ईशा, इस बार सुहान ने तुम्बिया करती नजर से उसको देखा। खाल, ईशा अभी कुछ उससे कहने वाली थी जब एकदम सुहान जोर से अपनी चेयर को पीछे घसीटता वहां से चला गया। उसने किसी से कुछ कहा नहीं था, पर वो गुस्से में था, इस बात का अंदाजा हर एक को बखूबी हो गया था। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो, मेरे साथ वक्त ज्यादा स्पेंड किया करो ताकि मेरी सोबत का ज्यादा नहीं तो थोड़ा असर हो। रयान नैपकिन से हाथ साफ करता ईशा को देखकर बोला, तुम्हारे लेजे में इतनी करवाहट कैसे आ गई? मीशा हैरान नजर से अपनी बेटी को देखने लगी, जिसके चेहरे पर नदामत के तासुरात साफ नुमाया हुए थे। सॉरी, लेकिन हानि डिफरेंस शो करता है, जो बात मुझे पसंद नहीं होती। और आज इतना बढ़ावा बात को अरमान ने दिया था, और मॉम थी वहाँ, उनको पता है मैंने जानकर अरमान को चप्पल नहीं मारी थी। ईशा अपने दफा में बोली, मेरी जान, तुम क्यों भूल जाती हो? वो मिस्टर हम का बेटा है, जिसको अपनी नाक पर मक्खी बर्दाश्त नहीं होती, तो तुम्हारी चप्पल वो कैसे बर्दाश्त करेगा? चाहे सबके कहने पर उसने हम वर्ड यूज करना छोड़ दिया है, पर बेटा वो मिस्टर हम का है, रगों में खून भी उसका दौड़ रहा है। मिस्टर ने बड़े तहम्मुल मुजाहिरे का इजहार किया। इशू, अपने कमरे में जाओ, और अगर आप गांव जाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आप कॉल पर मान से सॉरी बोल देना। जुरैस ने पहली बार लब कशाई की। बड़े बाबा, मुझे आप पर यकीन है, ऐसा नहीं कि मैं ये सब आर्यन या मीशा की बातों की वजह से कह रहा हूँ, और एक लव सॉरी से कुछ हो जाएगा तो नहीं ना? फिर क्या मसला है? ईशा कुछ कहने वाली थी जब जुरैस ने उसकी बात को दरमियान में काट कर नरमी से कहा, ठीक है, लेकिन मैं बस आपकी वजह से सॉरी कहूँगी। ईशा नीम रजामंद हुई तो सुहान मुस्कुराई। अच्छा, अब बैठो और खाना खाओ अपना, सुरेश ने कहा। मेरा हो गया, मैं अब बस सोऊंगी, ईशा ने कहा तो वहां से अपने कमरे में जाने के लिए बाहर निकल गई। हमने इतना समझाया पर हमारी बातों में तो नहीं आई, और तुम्हारे एक बार कहने पर यस बॉस बोल दिया। ईशा के जाने के बाद आर्यन खासे हैरान लहजे में बोला, बच्ची है वो समझाने का तरीका बच्ची है वो समझाने का एक तरीका होता है, और तुम दो तरफों से बात सुने बिना बस उसको ब्लेम करोगे तो ऐसी वो बागी हो जाएगी, और उसको लगेगा कि हमें उस पर एतबार प्यार नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जुरेस ने आर्यन की बात पर संजीदगी से कहा, वो सब तो सही, पर आपने देखा ना उसने कैसे बदतमीजी से बात करके जोहान को नाराज कर दिया, और वो यहाँ से गुस्से से उठकर चला गया। मिशा भी बोली, एक तरह से अगर देखा जाए तो इशू का रद्द अमल फितरी है, कजन्स में ऐसी थोड़ी बहुत जेलिसी आम होती है, कोई बड़ी बात नहीं। और अहम बात, इशू को अपनी गलती का एहसास है, वो बस रवानगी में ऐसा बोल गई है, वरना हमें भी पता है उसका दिल साफ है। सुरेश ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। हाँ, लेकिन जो अल्फाज रवानगी में उसने अदा किए हैं, वो अगर किसी और के सामने निकले तो, या फिर मिस्टर हम के सामने अपने मुंह फट होने का सबूत दे गया, तो आप तो जानते हैं फिर हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसको तो वैसे भी उन तीनों का आना जाना खास पसंद नहीं होता। मीशा को एक अलग फिक्र लाहक थी। अब मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है। आर्यन ने सर झटका। हाँ, तुम तो ऐसा कहोगे ना, क्योंकि ये सब तुम्हारी ढीली का नतीजा है, तुमने उसको लाड प्यार देकर बिगाड़ा है। मिशा ने अपनी तोपों का रुख आर्यन की तरफ किया। हाँ, सही बात है, अब मुझे देखो ना, ना लाड प्यार मिला और ना मैं बिगड़ा हूँ। रयान ने अपनी तारीफ करना जरूरी समझा। हाँ जी, तुम्हारी शराफत की दास्तान तो अखबारों की पहली सतह पे आनी चाहिए। आर्यन ने तंज किया। बस देख लें फिर। रयान ने कॉलर झाड़ा तो सबका सर नफी में हिला था। श्श, श्श, श्श। ईशा जाना अपने कमरे में जाती थी, पर कुछ सोचकर वो टेरेस पर आई थी, जहां जुहान अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखे संजीदा सा खड़ा था। कोई काम है? जुहान ने संजीदगी से पूछा। तुम नाराज हो? ईशा ने बगौर उसको देखा, जिस पर जुहान ने गर्दन मोड़कर ईशा को देखा, जो रात के नाइट सूट में ढीले शर्ट और ट्राउजर में मबलूस थी, बालों को पोनी टेल बनाए एक कंधे पर रखी हुई थी, और वो खुद मासूमियत का मुजस्समा बनी हुई थी। नहीं, जुहान अपनी नजरें चांद पर टिकाता इनकार करने लगा। हानि, तुम्हें मेरी नेचर का पता है, मैं बुद्धू हूँ, मुंह फट हूँ, कभी कभार ओवर बोल जाती हूँ, पर यकीन करो मेरे दिल में कुछ नेगेटिव नहीं होता। ईशा ने संजीदा होकर उससे कहा, मैं जानता हूँ। जुहान ने महज इतना कहा। फिर सड़े हुए बैगन जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है, और इतना रूडली बिहेव क्यों हुआ है तुम्हारा? ईशा ने मुंह के रवैये बिगाड़कर उससे सवाल किया।
میں ایسا ہی ہوتا ہوں اور اس وقت میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں بھی اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ زحان نے بنا دیکھے اس کو کہا، کیا تم اقدس ابو کی وجہ سے مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو کیونکہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کی؟ عائشہ تکا لگا کر بولی، تم خود سوچو، کیا تمہیں ان کے ساتھ ایسے بات کرنا چاہیے تھی؟ وہ ہم سے بڑی ہے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن تم یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے، بس جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی ہو۔ زحان تعصب سے اس کو دیکھ کر بولا، ہانی ریلیکس، مجھے احساس ہے میں غلط تھی، پر کل میں جا رہی ہوں نا، اقدس ابو سے سوری کر دوں گی، ویسے بھی انہوں نے اتنا برا نہیں مانا ہوگا جتنا تم نے مانا ہے۔ عائشہ اس کو پرسکون کرتی ہوئی بولی، وہ اس لیے کیونکہ وہ آج یہاں پورے 2 ماہ بعد آئی تھی، وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے، جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ زحان نے جیسے وجہ بتائی۔ اچھا نا، تم اپنا موڈ صحیح کرو، میں نے جو رائتا پھیلایا ہے اس کو سمیٹ لوں گی، عائشہ نے کہا تو زحان نے سر کو چنبش دینے پر اتفاق کیا۔ اگلے دن عائشہ میشا کے ساتھ گاؤں آئی تھی تاکہ اقدس سے سوری بول پائے۔ وہ سوری بس سریش کے کہنے پر اس سے مانگنے والی تھی اور زحان کی وجہ سے، ورنہ اس کو نہیں لگتا تھا کہ اس نے ایسا کچھ بولا تھا جو کسی سے سوری بولے، لیکن المان سے پھر بھی وہ سوری کرنے والی نہیں تھی کیونکہ اس کو اپنے علاوہ کسی اور کا ایٹیٹیوڈ برابر پسند نہیں ہوتا، پھر المان سے معافی مانگنا تو بہت دور کی بات تھی۔ رقص گھوم گئے ہے کیا جو اتنی خاموش ہو اور اقدس بھی چپ چاپ ہے؟ میشا نے آج خلاف توقع فہد کو کچھ زیادہ خاموش دیکھا تو بولے بنا نہ رہ پائی، خالہ، مان بھائی نے بابا جان سے کہا اس کو دبئی جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنے سنگر ہونے کا ڈریم پورا کر پائے، لیکن بابا جان نے صاف منع کیا اور کہا اس کو اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، اس کے بعد ان کی گدی کو سنبھالنا ہے، سنگر وہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہ میراثوں کا کام ہوتا ہے، گانا بجانا اور ناچ گانا کرنا۔ جواب ماہا نے فرفر دیا، جس پر اس کی آخری بات پر عائشہ کی ہنسی نکل گئی تھی جس کو اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ بابا جان کو یہ گانے وغیرہ شروع سے نہیں پسند، ہم نے ان کو کبھی گانا سنتے ہوئے نہیں دیکھا تو مان کو وہ کیسے ایسے شعبے میں جانے کی اجازت دیں گے؟ ویسے بھی مان کی عمر تو ابھی پڑھنے کی ہے۔ اقدس نے بھی گہری سانس بھر کر بتایا کیونکہ وہ خود پریشان تھی المان کی ضد کی وجہ سے، جو جانے کبھی چھوٹتی بھی یا نہیں۔ یونی میں ان کی کلاس بھی تو شروع ہو گئی ہے، پر مان اور اس کی وجہ سے یہ تینوں بھی نہیں جاتے۔ میشا نے دونوں کی بات کے جواب میں کہا، وہ کہاں ہے؟ عائشہ اپنے چاروں اطراف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کو پتا تھا اس وقت المان کافی غصے میں ہوگا اور وہ اس کے غصے کو مزید ہوا دینا چاہتی تھی، اس کو تپانا چاہتی تھی، آخر کار اس کا حساب بھی تو لینا تھا نا اس کو۔ اپنے کمرے میں ہے، صبح سے باہر نہیں آیا، فہد نے پریشان کن لہجے میں بتایا۔ پیاری خالہ جان، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی اس کو باہر لاتی ہوں، عائشہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکرا کر بولی۔ مسکرا تو ایسے رہی ہیں آپ جیسے آپ کی مان بھائی سے بہت بنتی ہو اور مان بھائی آپ کی بہت مانتے ہوں، بس آپ کے کہنے کی دیر ہے اور وہ بھاگم بھاگ چلے آئے گا۔ مہا نے عائشہ کو مسکراتا دیکھا تو ناک منہ چڑھا کر بولی، صاف گو ہونا اچھی بات ہے لیکن منہ پھٹ ہونا بری بات ہے۔ عائشہ اس کو گھور کر بولی تو مہا نے منہ بزورا تھا، اچھا خیال سے جائیے گا۔ مہا نے اس کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو کہا، کیوں؟ عائشہ نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ مان بھائی کافی غصے میں ہوں گے، مہا نے بتایا۔ تو عائشہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی۔ تو بی کیئرفل، غصے میں آ کر وہ کہیں آپ کا سر نہ پھاڑ دے، اگر ایسا ہو گیا تو مہا آپ جیسی دوسری بہن بھی کہاں سے لے کر آئے گی؟ مہا نے محبت لٹاتی نظر سے اس کو دیکھ کر کہا، جس پر عائشہ دانت کچا کر اس کو دیکھ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آر یو دیئر المان جانی؟ المان کے کمرے کے پاس پہنچ کر عائشہ نے دروازے کو کھول کر چڑھاتے انداز میں المان کو دیکھا تو اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا تو نظریں عائشہ کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ وہ جو کمرے میں بیٹھا پاؤں جھلا رہا تھا، جب اس نے عائشہ کو اپنے کمرے میں دیکھا تو اس کی سرخی آنکھوں میں نفرت بھرا تاثر نمایاں ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہاں اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ تبھی تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی جو المان کو زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا ورنہ وہ جانے کیا کر دیتا۔ ارے پیارے کزن، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تمہیں حوصلہ دینے آئی تھی، عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ گیٹ آؤٹ! المان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھیج کر بڑے ضبط سے اس کو جانے کا کہا۔ سنا ہے تمہاری اپیل ریجیکٹ کر دی گئی ہے، ویسے کزن تمہیں سنگر بننے کا شوق کیوں چڑھا ہے؟ کیا تمہارا اٹھنا بیٹھنا میراثوں میں ہے؟
ईशा ने बड़े रास्ताना अंदाज में उससे कहा तो अरमान उसके सर पर खड़ा हुआ था। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें धक्के देकर कमरे से बाहर ना निकालूं तो अच्छा है इसमें खुद ही चली जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी खाला की बेटी हो। उसका बाजू सख्ती से दबोचकर अरमान ने गोया उसको वॉर्न किया था, जिस पर ईशा ने अपनी टांग उसकी टांग में फंसाकर एक झटका दिया था, जिस पर अरमान ने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया था। तुम बिल्कुल भी नहीं प्यारे कज़न, अगर तुम अरमान असीम मलिक हो तो मैं ईशा उर्फ ईशू मलिक हूँ, जो मुझसे पंगा नेवर एवर चंगा। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से तुम्हारे कमरे में अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे कमरे में नीलो नील ना करूँ तो मुझे हाथ लगाने की गलती से भी मत करना। अरमान जो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ईशा ने जल्दी से साइड पर होकर उससे कहा तो अरमान ने अपने होंठ सख्ती से बीच कर खा जाने वाली नज़र से ईशा को देखा, जो शायद पैदा ही उसको सुकून बर्बाद करने के लिए हुई थी। क्यों आई हो यहाँ? अपने बालों में हाथ फेरकर अरमान ने संजीदगी से पूछा। तुम्हारा माथम कुना चेहरा देखने आई थी और यकीन करो जैसा सोचा था उससे भयानक लग रहा है। ईशा ने बड़े मासूमियत से कहा। तुम्हें पता है तुम नफरत करने के लायक हो। तुम्हें देखकर मेरा खून खोल उठता है। अगर जिंदगी में कभी किसी को कत्ल करने का एक मौका मिलता तो आई स्वेयर मेरे हाथों से वो तुम्हारा होता। इस कदर नफरत है मुझे तुमसे, पता नहीं क्यों कब से, लेकिन है क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है, मुझे वहशत सी होती है, दिल चाहता है खड़े खड़े तुम्हें शूट कर दूँ। सलमान को जाने क्या हुआ था जो उसकी बात पर ईशा को दोनों बाजू से सख्ती से दबोचकर चिंगारती आवाज में बोला तो ईशा को अपने वजूद में सनसनी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। वो काफ़ी हैरान नज़र से अरमान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर उसके लिए नफरत भरे तासुरात थे। माना कि वो भी अरमान को कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन जितने बुरे अल्फाज अरमान ने मुंह से अदा किए थे उनका तसव्वुर तो ईशा ने कभी नहीं किया था। उसका पसंदीदा काम लोगों को जज करना था और बचपन से वो ये काम बखूबी करती थी, लेकिन अरमान को ज़्यादा चढ़ाने की वजह ये थी कि वो बहुत तंग होता था और ओवर रिएक्ट करता था, जो बात ईशा को मज़ा देती थी। तभी वो अपने हाथ आया मौका कभी गंवाती नहीं थी और आज ऐसा नहीं था कि वो हर्ट हुई थी। वो अपने लिए अरमान के ख्यालात जानकर बस हैरान हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उससे नफरत का इजहार किया था। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, निकलो बाहर। ईशा उसको देखती अपने ही ख्यालों में गुम थी जब अरमान ने झटके से उसके बाजू आज़ाद करके कमरे से बाहर निकाला था और ठा की आवाज़ से दरवाज़ा बंद भी किया था, जिसकी आवाज़ से ईशा एकदम होश में आई थी। तुम लूजर इंसान खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यानी ईशा अरियान दुरानी को यूं कमरे से बाहर निकालने की? अल्लाह करे तुम दुनिया के फ्लॉप सिंगर बनो और तुम बस जिंगर खाते रह जाओ। तुम्हारी शादी अंधी मंडी लूली लंगड़ी से हो, जो बात करे तो उसके मुंह से झाग आए, उसकी नाक भी गोबर से भरी हुई हो, दांत भी पीले और काले हो, मसूले तो सिरे से ना हो। तुम जहन्नुम में जाओ जहन्नुम इंसान, तुम पागल हो जाओ। एंड आई हेट यू मोर देन यू। ईशा उसके कमरे का दरवाज़ा जोर से पीटती बदुआ देने लगी, जो अरमान के कानों तक पहुंच नहीं पाई थी। पर ईशा का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसको कैसे भी करके अपनी भड़ास निकालनी थी। सुहान खाला के बेटे और फहा खाला के बेटे में कितना फ़र्क है। आज जिस तरह मान ने मुझे बातें सुनाई हैं और यूं कमरे से बाहर निकाला है, अगर यहाँ हानि होता तो वो कभी ऐसा ना करता, क्योंकि वो जानता है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है। और मैं भी कितनी बुद्धू हूँ जो मान को हानि से कंपेयर कर रही हूँ। भला मान हानि जैसा कैसे हो सकता है? हानि का प्लर हर लिहाज से ब्रेड है, क्योंकि उसमें ईगो नहीं है और मान में ईगो के अलावा कुछ भी नहीं। पर जाहिर है जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा। मॉम बताती जो है खालू असीर में एटीट्यूड बहुत होता था, तो जाहिर है अरमान भी तो वैसे ही होना था ना। पर बड़े बाबा ऐसे नहीं, मैंने कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा और यही वजह है कि हानि इतनी स्वीट नेचर का मालिक है। लेकिन जो मान ने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ईशा आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती खुद से बातें करने में मगन थी तो और जोहान के साथ अरमान को सोचने लगी। आज अरमान ने जो किया था वो ईशा के लिए नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त था। खैर मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, वो कौन सा इतना इम्पोर्टेंट है? ईशा ने जल्दी से अपना सर झटका। तुम्हारा कुछ काम हुआ? हुरिया अपने कमरे में मौजूद लॉन में पौधों को पानी दे रही थी जब उसकी कज़न ने उसे सवाल किया। दुआ करो हो जाए, क्योंकि मुझे आसान नज़र नहीं आ रहा है। हुरिया ने गहरी सांस भरकर जवाब दिया। उसके लहजे में मायूसी का अंसर साफ नुमाया हुआ।
मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है जिसे तुम एयरिंग आसानी से कर सकती हो। किरण ने उसके पास आकर राजदाना अंदाज में बताया। अगर ये सॉलिड आइडिया घर से बाहर साफ करने का है तो मुझे ना बताओ, क्योंकि अब हम मेरी टांगे तोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए घर पर बिठा देंगे। हुरिया ने उसकी बात सुनकर सर झटक कर कहा, अरे यार हुरिया, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे नॉवल से रिलेटेड है। किरण ने गोया उसकी अकल पर मातम किया। अच्छा फिर बताओ, क्या आइडिया है तुम्हारा? हुरिया को अब जानने का इश्तियाक हुआ। तुम्हारे नॉवेल्स में क्या होता है? किरण ने सवाल किया। वही जो अक्सर नॉवेल्स में होता है, और अभी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया है। आगे आगे मजीद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी लिखने में। और तुम्हें पता है, मैं गूगल से मुश्किल तरीन अल्फाज सर्च करके अपने नॉवेल में लिखती हूँ, ताकि डाइजेस्ट वालों को मेरा नॉवेल म्यारी लगे। हुरिया ने मुस्कुराकर बताया। उसको लिखने का बहुत शौक था और वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा लिखकर बेहतरीन लिखारी बनना चाहती थी। डियर स्वीट कज़न, तुम्हें अपने नॉवेल्स के लिए किसी डाइजेस्ट के इदारे का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करती जाओगी ना, तो देखना दिन गुनी रात चुगनी तरक्की करोगी। किरण ने फखरे अंदाज में बताया। तुमने आखिरी कहावत गलत बोली है। हुरिया को जैसे यही बात समझ आई थी। कहावत को छोड़ो और जो मैं सुना रही हूँ उसको समझो। किरण ने उसके सर पर चपट लगाए कहा। तुम सुनाओ, जिस वजह से तुम इतना पुरजोश हो। हुरिया मतलब की बात पर आई थी। तुम्हें अपने लिखने का अंदाज बदलना होगा, जैसे डाइजेस्ट राइटर लिखती है, या फिर जो इदारे के लिए मुयारी लिखते हैं उनको छोड़ना होगा। किरण ने उसको समझाना शुरू किया। फिर अपने नॉवल में क्या दूं मैं? हुरिया के सर पे से गुजरी किरण की बात। रोमांस, किरण ने कहा। हाँ तो मैं रोमांस देती हूँ, और रोमांस के बगैर नॉवेल तो इनकम्प्लीट होता है। हुरिया ने अपनी समझ के मुताबिक उसको जवाब दिया। तुम क्या रोमांस लिखती हो? किरण ने बकौल उसके चेहरे का जायजा लिया। वो हुरिया को अच्छे से जानती थी, जो एक शायद किस्म की लड़की थी, लेकिन जो अवधि उसने रवानगी में कहा, ऐसे में किरण को लगा जैसे वो किसी और चीज़ के मुतालिक बोल रही हो, क्योंकि उसकी सोच के मुताबिक अगर हुरिया उसकी बात समझती तो ज़रूर उसके चेहरे पर लाली बिखरती। रोमांस कैसा का क्या मतलब? जो होता है वो होता है। तुम पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती क्या? या नॉवेल्स तुम भी तो पढ़ती हो, तुम्हें भी पता होगा। हुरिया उसको देखकर बोली, जो उलझन ज़दा नज़र से उसको ऐसे देख रही थी जैसे जाने क्या हो गया हो। मैंने कभी डाइजेस्ट नहीं पढ़ा और ना शौक़ है मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देखने का। मेरे रोमांस लव कहने का मतलब था बोल्ड लिखो, और तुम्हें पता है ऐसे नॉवेल्स की बहुत डिमांड होती है। और अगर तुम लिखकर यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर अपलोड करोगी तो यकीन जानो बहुत फेमस हो जाओगी, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत कमाई होती है। और एक अच्छी राइटर वो होती है जो अपने कारीन के बताए गए तरीक़ों की वैल्यू करती है, उनको मद्देनज़र रख कर लिखती है। सोचो, अगर तुम्हारी कोई भी वीडियो वायरल होगी तो तुम डॉलर से खेलोगी, ना कि इन डाइजेस्टो वालों का मोहताज होना पड़ेगा तुम्हें। किरण ने कहा तो हुरिया हैरान परेशानी से किरण को देखने लगी। उसको यकीन नहीं आया कि ये कहने वाली उसकी कज़न है, जो बचपन की दोस्त भी है, और आज वो उसको कैसा मशवरा दे रही थी। वो उसको गुनाहों की दलदल में धंस जाने का बोल रही थी, जहाँ वापसी का रास्ता नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ों में लज्जत जो होती है। और कोई शक नहीं कि मक्खियाँ हमेशा ख़राब चीज़ों के गिर्द मंडलाती हैं। जो चीज़ शफाफ हो, ढकी हुई हो, वो चीज़ें ऐसी मक्खियों से बची होती हैं। किरण, तुम्हें पता है तुम मुझे क्या बोलने का कह रही हो? हुरिया को वहशत सी होने लगी थी। इसमें बड़ी बात क्या है? आजकल ऐसी ये स्टोरीज़ को पसंद किया जाता है। और तुम ज़रा मुझे बताओ, डाइजेस्ट के 3-4 लिखारियों के अलावा कोई इंसान किसी और राइटर को जानता है जिनके नॉवेल हर माह डाइजेस्ट में शाया होते हैं? नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पता है जो राइटर्स बोल्ड लिखते हैं उनकी फॉलोइंग जो जो राइटर्स बोर्ड लिखते हैं उनकी फॉलोइंग बहुत होती है, नॉवेल टॉप पर जाता है। और तुम क्यों अपनी मेहनत अपना वक्त वेस्ट करने पर तुली हुई हो? मेरी मानो और ऐश करो। किरण के अंदाज में कोई लचक ना थी। वो किसी हिचकिचाहट के बगैर उसको मशवरा दे रही थी। क्या क्या वो नॉवेल तुम अपनी बड़ी या छोटी बहन के सामने पढ़ सकती हो? क्या उनको कह सकती हो कि फला नॉवेल का नॉवेल रीड किया था, वो बहुत बोल्ड और ऑसम था? हुरिया ने उससे कहा तो चंद पल के लिए किरण कुछ बोल ना पाई। नहीं बता सकती ना? हुरिया को जैसे उसकी खामोशी में छुपा जवाब मिल गया। किसी और के सामने डिस्कस क्यों करना? किरण ने सर झटक कर कहा। हाँ सही बात है, किसी के सामने डिस्कस क्यों करना? और तुम्हें पता है, अगर घर में किसी को पता लगा कि तुम नॉवेल के नाम से क्या पढ़ती हो, तो तुम्हें ऐसी शर्मिंदगी होगी जो कभी तुम उनके आगे सर उठा नहीं पाओगी। और दूसरे जहाँ अपने रब के आगे जवाबदेह अलग से होंगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा नहीं ऐसा नॉवेल, पर मैं जानती हूँ जो पढ़ते होंगे उनको चस्का लगता हो, और ज़्यादा पढ़ने की
تشنگی بھی ہو، پر کرن تم میری دوست ہو، میں تبھی کہہ رہی ہوں ایسے فحاشی ناولز گناہ تو ہیں، لیکن ایسے ناول سے ان لڑکیوں کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے جن کو ایسے پتہ نہیں ہوتا ناولز کی دنیا ایک فینٹاسی اور امیجنیشن کی دنیا ہے، جہاں ہم جو پڑھتے ہیں اس کو اپنے خیالوں میں لاتے ہیں یا کچھ خیالات دماغ میں خود بخود گھر کر جاتے ہیں اور ہماری سوچیں خراب ہونے لگتی ہیں، پر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بےہودگی سے دور رہنا اچھی بات ہے۔ تم مجھے بتاؤ، کیا ہماری بڑی بہنوں نے کبھی آ کر ہم سے یہ کہا کہ میاں بیوی کے درمیان میں کیسا ریلیشن شپ ہوتا ہے یا ان کی حدود کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی ہے جب وقت آئے گا خود بخود ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ ہمیں وقت سے پہلے بتا کر ہماری معصومیت کو چھیننا نہیں چاہتی، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز رہے تو اچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کا پردہ رکھا ہے جو ایک پاک مقدس بندھن ہے، لیکن آج اس پاک بندھن کو رومانس کے نام سے ماپال کیا جاتا ہے۔ بس یہی بتایا جاتا ہے کہ ہونٹ گلابی ہوں گے تو شوہر اٹریکٹ ہوگا، کمر پتلی ہوگی تو شوہر کی من پسند بیوی بنو گی، چہرہ حسین و ترین ہوگا تو شوہر کی نظریں بیوی سے نہیں ہٹیں گی، وہ بس تمہارا طلبگار رہے گا۔ تو کیا میاں بیوی کا رشتہ بس جسمانی ہوتا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کے پاک رشتے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو بولڈ ناولز ہوتا ہے نا، وہ اصل زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن کم عمر لڑکیاں جو ہماری طرح 17 یا 18 سال کی ہوتی ہیں، ان کے کوڑے دماغوں میں بس ایک بات چھپی ہوتی ہے کہ جیسا ناول میں ہوتا ہے اب شادی کے بعد ہمارے ساتھ بھی میرا شوہر ویسا کرے گا، پر اصل زندگی میں یہ نہیں ہوتا۔ اور اپنے الفاظوں سے کسی کی جھوٹی امیدوں کو باندھ کر ان کو ہرگز نہیں توڑوں گی۔ حوریہ نے اپنے اصلی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس کو سمجھانے کی غرض سے کہا، اور یہ بھی باور کروا دیا کہ وہ اس کی بات کبھی نہیں مان سکتی۔ میں یہ سب اپنے لیے نہیں، تمہارے بھلے کے لیے بول رہی ہوں۔ وائرل تمہارا ناول ہوگا، ٹاپ پر تمہارا ناول ہوگا، اس میں فائدہ بھی تم کو ملے گا، مجھے ایک آنا نہیں ملے گا، اور تم مجھے ایسے جتانے والے انداز میں باتیں کر رہی ہو جیسے میں گناہ کی مورد اور تم خود دودھ کی دھلی ہوئی ہو، جب اب مولانی بن کر مجھے لیکچر دے رہی ہو۔ کرن اس کی باتیں سے جھٹک کر بولی، اس کو جیسے ناگوار لگی تھی حوریہ کی باتیں۔ فحاشی لکھنے کی وجہ سے میرے اعمال میں گناہ بھی بڑھیں گے، تمہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا۔ دیکھو کرن، دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہوتا، پر پڑھنا گناہ ہے تو سوچو لکھنا کتنا گناہ ہوگا۔ میں آج ایسا لکھوں گی بھی تو جو پڑھتے ہیں ان کو گناہ ملے گا، سو ملے گا، لیکن مجھے ڈبل ملے گا، کیونکہ میں نے ایسی بے حیائی پھیلائی، اور جو ان کو شائع کرے گا گناہ کے ضمر میں وہ بھی آئے گا، کیونکہ اس نے ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا۔ سوچو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ایک ناول سے اتنے سارے لوگ برے بن جائیں گے اور ہم اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں کچھ بہترین لکھنا چاہتی ہوں جو موٹیویٹ ہو، اثر انداز ہوتا ہو، اگر کوئی پڑھے تو کتنے ہی پل وہ ان الفاظوں کے شکنجے میں آ جائے اور اس بارے میں سوچے، ان کو پتہ ہو کہ جس زندگی میں وہ بے خوف ہو کر ہر بری چیز میں حصہ لے رہے ہیں وہ زندگی 4 دن کی ہے۔ میں اپنے لکھے سے کسی کی اصلاح کا ذریعہ بننا چاہتی ہوں، گمراہ کا نہیں، کسی کی کامیابی کی سیڑھی بننا چاہتی ہوں، ناول لکھنا چاہتی ہوں۔ میں چھوٹی فیم کے لیے فحاشی نہیں لکھنا چاہتی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میری ایسی تربیت نہیں، میری ماں کی ایسی پرورش نہیں، اور نہ مجھے انہوں نے ایسی چیزوں میں انوالو کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتی ہوں۔ میں کچھ اچھا سا پڑھتی ہوں نا جو لاجواب کرتا ہے، تو میرے دل میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ لکھا اتنا پیارا ہے تو لکھنے والا کیسا ہوگا، وہ کتنا اچھا ہوگا۔ اور سوچو جو شرمندہ کرنے والا لکھتی ہے ان کو کوئی پڑھنے والا اس بارے میں کیا سوچے گا۔ حوریہ کا اپنا ایک نظریہ تھا جو پختگی سے بھرپور تھا۔ کل تم دیکھنا اپنے ان الفاظوں پر پچھتاؤ گی، کیونکہ تب تمہیں میری بات صحیح لگے گی۔ کرن نے گویا اس کو کھلا چیلنج دیا۔ انشاءاللہ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، مجھے اپنے لکھے پر پورا یقین ہے، اور ایسے رومانس کا سہارا وہ لکھاری ہوتا ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ ایسے اس کا لکھاری کوئی نہیں پڑھے گا۔
मैं अपने नॉवल में ऐसा कुछ दूंगी कि लोग पढ़ें और सराहने पर मजबूर हो जाएंगे। हुरिया मुहद्दम मुस्कुराहट से उसको देखकर बोली, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखते हैं क्या होता है। किरण संजीदगी से कहकर बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हुरिया ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बस गहरी सांस हवा में सुपुर्द करती अपने कमरे में मौजूद स्टडी टेबल के पास आई। ये कलम कितना कीमती है और क्या कुछ कर सकता है, इस बात का अंदाजा शायद तुम ना लगा पाओ। टेबल पर पड़ा पेन हुरिया ने अपने हाथ में लिया। इसमें बहुत सी पावर होती है, ये किसी की जिंदगी भी संवार सकता है और उजाड़ भी सकता है, बशर्ते जहां आपके साइन हो वहां कुछ गलत लिखा हुआ ना हो। मैंने इस कलम को उठाकर खुद पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी डाली है। किसी राइटर की जिंदगी आसान नहीं होती, उसको ऐसे अल्फाजों का चुनाव करना पड़ता है जिससे किसी का दिल आज़ादी ना हो और जो किसी के लिए गुनाह का सबब भी ना बने, बल्कि उसको सदका जारिया समझकर कागज पर लकीरें खींचनी चाहिए, ऐसी लकीरें जिसकी छाप बहुत गहरी हो और दिल मोहने वाली हो। मैं आज इस कलम से जो लिखूंगी, कल बारगाह में मुझे से इसके बारे में पूछा जाएगा और मैं फिर जब सही होंगी तो कोई डर नहीं होगा। कुर्सी घसीट कर बैठी हुरिया सोचो में जैसे गुम हो गई थी। आज उसको एहसास हुआ था कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन आज वो जान पाई कि कलम उठाना आसान काम नहीं होता। अगर हाथ में लिया है तो उसका हक भी अदा करना होगा, जो हुरिया करेगी, जरूर करेगी। हुरिया ने खुद को दिलासा और एतमाद दिया, मेरे हाथ में एक कलम है, कोई असला तो नहीं, रोमांस ना लिखूं कोई मसला तो नहीं। अपना एक रजिस्टर हाथ में लेकर पेन को देखती हुरिया हंसकर बड़बड़ाई थी, पर फिर सर पर चपट लगाए अपना काम करने लगे जो नॉवेल लिखने का था। ये किरण से बाहर क्या बातें हो रही थी, क्यों आई थी किरण और अंदर आए बिना वापस भी चली गई। उसको बैठते हुए अभी 5 मिनट हुए थे जब कमरे में हुरिया आती उससे पूछने लगी, कुछ नहीं, बस हातिम ताई की कब्र से उनकी रूह लात मारकर किरण में समाई थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने दूसरी लात मारकर उनको अपनी जगह पर छोड़ा। हुरिया ने सर झटककर बताया तो हुरिया ना समझी से उसकी पश को देखने लगी। क्या मतलब? हुरिया चलकर उसके पास आई। कुछ खास नहीं, आज पता नहीं क्या बातें लेकर बैठी थी, मैं तो सुनकर चकरा सी गई। आपको बताऊंगी ना आप भी दम बखुद रह जाएंगी कि हमारी कजन ऐसा बोल सकती है। हुरिया ने उसकी तरफ देखकर बताया, ऐसा भी क्या बोल दिया उसने, खुलकर बताओ। हुरिया को उसकी बातें अभी तक समझ नहीं आई। क्या कहूँ मैं आपको, मुझे घर से बाहर निकलवाने का पक्का इरादा था, यानी वो चाहती थी बोल्ड के नाम से अपने हाथों से फहाशी नॉवेल लिखूं, मियाँ बीवी के बेडरूम में होते लम्हात को कलम के जरिए एक्सपोज करूं, क्योंकि वो कहती है कुछ खालिद खुश होते हैं, अगर उनको खुश होना है तो बॉलीवुड की फिल्में देखें या अपनी माँ बहन से पूछे ना उनके प्राइवेट मूवमेंट में क्या होता है या क्या हुआ था। मुझसे ऐसे गंदा लिखवा कर मेरी तस्हील क्यों करवाना चाहती है? वो क्या समझती है ऐसे रोमांस के बगैर नॉवेल इनकम्प्लीट होता है? माना रोमांस पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन रोमांस का मतलब मेरी डिक्शनरी में कुछ और होता है, जो किरण जैसी सोच रखने वाले लोग समझ नहीं सकते। वैसे भी डाइजेस्ट के लिए लिखना चाहती हूँ और उनको पता है कि असल नॉवेल होते हैं कौन से हैं। हुरिया ने लिखना बंद करते हुरिया को बात बताई, जो हुरिया बड़ी संजीदगी से सुन भी रही थी। तुम्हारी अभी उम्र ऐसी नहीं जो तुम ये बातें किसी से भी डिस्कस कर सको, और मैंने तुम्हें नॉवेल के लिखने का घर में किसी को नहीं बताया, तुम्हारे कहे का मान रखा है, पर तुम दोबारा ऐसी कोई भी बात किरण या किसी और से मत करना। कहते ही अपनी गुफ्तगू को भी पाक रखना चाहिए, नहीं तो हया कम होती है, और एक चीज़ का पर्दा लड़कियों को हमेशा रखना चाहिए। हुरिया उसकी बात के अख्ताम पर संजीदगी से बोली थी, हाँ तो मैंने कब किसी से खुले अल्फाजों वाली ऐसी गुफ्तगू की? मैंने बस किरण का नज़रिया बताया और नॉवेल लिखने में अम्मा अब्बा को ना लाया करो, मैं कोई गुनाह वाला काम नहीं करती, लेकिन जब तुम ऐसे बोलती हो तो खामखा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गुनाह वाला काम करती हूँ। हुरिया नाराजगी लहजे में बोली, छुप कर काम तो गुनाह वाले होते हैं। हुरिया ने सिरसिरी लहजे में कहा, सिर्फ गुनाह वाले नहीं, जब वालिदैन का हाथ सर पर ना हो तो औलाद अपनी जिंदगी में हर काम छुपकर करती है, इस डर से कि उनको बिलावजह की रोक टोक का सामना ना करना पड़े। अगर अब्बा हमें एहतमाद में लेते तो यकीन करो अपना लिखा अब्बा को सुनाती, जब पहला नॉवेल अच्छा होता तो खुशी से पहले अपने अब्बा को दिखाती, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ। हुरिया हसरत भरी सांस खारिज करती हुई बोली, लो खोल लिया तुमने अपने दुखों का पटवारा।
हुरिया उसको तासुब से देखकर अपने गले में से दुपट्टा उतार के पेट पर टांगे सीधे के लेट गई। मेरी छोड़ो और ये सुनो कि तुम्हारी दोस्त मेविश ने मुझे कॉल किया था। तुम शायद उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही, खैरियत है ना? कोई लड़ाई वगैरह का सीन है तो बताओ, मैं सुलह करवा लेती हूँ, हुरिया ने पेशकश की। अम्मा ने मना किया है उससे बात करने का, क्योंकि अब उसकी शादी होगी और अम्मा का मानना है जब दोस्त की शादी हो जाए उससे बातचीत कम कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर उस दोस्त के पास सिवाय अपनी मैरिड लाइफ डिस्कस करने के और कुछ नहीं होता। और जब मेरी शादी हो तो मैं ऐसा करूं, बस इतना वक्त घरदारी में लगाऊं, हुरिया ने बताया। तो हुरिया होंग बनी उसका मुंह तकने लगी, जिसने बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मोंडी हुई थीं। बड़ी कोई अजीब मुतफिक है, शुक्र है ऐसे नादिर ख्यालात अब्बा के दिमाग में नहीं आए अभी तक, वरना वो तो माहिरा और मारिया आपा से बात करने भी ना देते। मैं तो भाई आज नमाज के बाद 2 शुक्राने की नफिल अदा करूंगी, हुरिया झिरझिरी से लेकर बोली। बुरी बात है नूर, हुरिया ने उसको टोका। बहुत बड़ा लॉजिक है, अब ये क्या बात हुई? खैर, मैं ये अपना नॉवेल ज़रूर लिखूंगी कि जब आपकी दोस्त की शादी हो जाए तो उनसे कतई ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि उस दोस्त के पास सिवाय मैरिड लाइफ डिस्कस करने के कुछ और नहीं होता। और यहाँ मैं कभी कभार सोचती हूँ कि अगर मैंने अपने घर के हालात और माहौल मुताबिक नॉवेल लिखूंगी ना, तो हर पढ़ने वाला हंसेगा और मजाक उड़ाएगा कि जाने कैसा झाइलाना सोच रखने वाला खानदान है। जब से तुमने लिखना शुरू किया है ना, हर एक छोटी सी छोटी बात जो आसपास होती है तुमने उसको अपने नॉवेल में लिखना होता है। राइटर शहर शहर मुल्क मुल्क घूमती हैं और वहाँ को खूबसूरत नज़ारे अपने नोटबुक में लिखकर अपने नॉवेल पर ऐड करती हूँ, और एक तुम हो जो जाने क्या सोचती हो, हुरिया ने जैसे उसकी अक्ल पर मातम किया था। बीबी, शहर शहर मुल्क मुल्क घूमने के लिए जेब में पैसों का होना ज़रूरी होता है, खाली जेब वालों को तो लोकल बस में जगह नहीं मिलती। और जिन राइटर की तुम बात कर रही हो ना, वो भी राइटर में हैं, वो भी बड़ी राइटर हैं। अगर मैं भी उस मकाम पर आई तो देखना, मैं भी ऐसा करूँगी। कभी अमेरिका तो कभी लंदन, कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी दुबई तो कभी न्यूयॉर्क तो कभी। अच्छा अच्छा, बस बस, जान गई, इतना तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें, हुरिया ख्यालों में घूम उसको बताती जा रही थी जब हुरिया ने उसको ब्रेक लगाई थी। मैं ऐसा करूँगी, हुरिया ने मुंह बसोरा। यूनी ओपन है तुम्हारा, सुना है यूनी में बड़े बड़े घरों के खूबसूरत अमीर तरीन लड़के पढ़ते हैं। तुमने उसकी शख्सियत को देखकर अपने नॉवेल में लिखना है। वैसे भी तुम कहती हो ना, तुम्हें खूबसूरती बयान करने का मसला पेश आता है, तो भाई तुम्हारा ये मसला तो हल हो गया। हुरिया ने अपने हाथ झाड़े। मैं वहाँ पढ़ने जाऊंगी, लड़कों को ताड़ने नहीं, और क्या पता किसी एक से मोहब्बत हो गई तो फिर। हुरिया को जैसे उसकी बात कोई खास पसंद नहीं आई। तो फिर तुम अब्बा के आगे उसको लाना, पहले वो उसका काम तमाम करेंगे फिर तुम्हारा, हुरिया ने हंसी दबाई। यूनी में हर कोई मेरी तरह स्कॉलरशिप पर नहीं आया होगा, बल्कि अपने बाप के पैसों से आया होगा, यानी बड़े पहुंचे हुए खानदान से होगा। खैर, जो होगा नहीं उसके बारे में सोचा सोचा क्यों जाए। वैसे भी हमारी बड़ी बहनों के भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं। पहले तुमने कहा ऐसी बातें ना करो, उम्र नहीं है तुम्हारी, बेहयाई फैलती है, गुफ्तगू का भी पर्दा होता है, और अब तुम मशवरे दे रही हो कि मैं लड़कों को देखूं, कितनी बुरी बात है। हुरिया बातें करते करते आखिर में अफसोस भरे लहजे में बोली। तो हुरिया ने एक कुशन उठाकर दे मारा। मशहूर आटा बनूंगी और घर में मेरी ये इज्जत है। हुरिया तो जैसे तब उठी थी, वो कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। बड़ी नहीं हो अभी, जब बन जाओगी फिर कहना, हुरिया ने जैसे जताया। तो हुरिया उसको घूरती अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुई थी। तुम लोगों को अब यूनी ज्वाइन करना चाहिए, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, सुरेश ने नाश्ते के टाइम पर ईशा, सुहान और रायान से कहा। जी डैड, आज हमने तैयारी कर ली है, सुहान ने बताया। अच्छी बात है, सिकंदर और मान का क्या कहना है, सुरेश ने पूछा। वो दोनों भी अभी अपने वालिदैन साहब के शिकंजे में हैं, आएंगे तो वो दोनों भी, जवाब ईशा ने दिया था। अच्छी बात है कि उनको अकल आई, सुहान के सामने जूस का गिलास रखती हुई बोली। लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी जिद से हटने वाले नहीं हैं। आपको पता है मान कितना जिद्दी है, खालू जान जितना उसको रोक रहे हैं वो उतना हर डरमी का मुजाहरा कर रहा है। सुहान की बात पर आया। जाने मान किस पर चला गया मिस्टर हम खड़ूस जरूर था, लेकिन इस कदर जिद्दी भी नहीं था, और ना उसके ऐसे अजीबो गरीब शौक थे, मिशा ने पुरसोच लहजे में कहा।
ہر ایک اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اور اگر ان کو سنگنگ کا شوق ہے تو عاشر اور اسیر کو اس بارے میں سوچنے کا اجازت دینی چاہیے۔ کوئی بڑی بات نہیں، اگر ایسی فرمائشیں مجھ سے ریان کرتا تو میں اعتراض نہ اٹھاتا۔ آریان شانے اچکا کر بولا تو ریان کو کمینی سی خوشی آنے لگی۔ میں حصہ لوں تو کوئی پاپولر ہیرو کاسٹ ہو جاؤں فلم میں؟ ریان اپنا ناشتہ بھول کر آریان سے بولا۔ میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن ہیرو بننے کے لیے خوبصورت شکل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آریان نے گویا اپنی بات مکمل کی تو ریان کی شکل دیکھنے لائق ہوئی تھی۔ بالکل، اس لیے تو آج تک میرے علاوہ تم سے کوئی اور لڑکی شادی پر راضی نہیں ہوئی۔ ریان بھی تو تمہاری کاپی ہے۔ میشا کو کہاں آریان کا ریان کو ایسا کہنا برداشت ہوا تھا، تبھی کہا تو اس بار آریان کی شکل دیکھنے لائق ہوئی تھی۔ تمہیں کبھی میری قدر نہیں ہوگی، آریان میشا کو گھورتے ہوئے بولا تو زحان نے اشارے سے عیشا اور ریان کو اٹھنے کا بولا تھا۔ بہت قدر ہے تمہاری، اگر یقین کرو تو، میشا نے معصومیت سے کہا۔ میرا بیگ لانا، زحان کے پیچھے جاتے ریان نے عیشا سے کہا۔ ہاں لیکن سکندر کو کال کرنا، وہ ریڈی ہونے میں بہت وقت لگاتا ہے، عیشا نے کہا۔ اس کو میں نے میسج کر دیا ہے، تم بس حجاب لگا کر جلدی سے باہر آؤ، زحان نے سنجیدگی سے کہا۔ بس 5 منٹ میں آتی ہوں، عیشا اتنا کہتی ہی اندر کو بھاگ گئی تھی۔ اقدس آپ فری ہیں؟ فہا اقدس کے کمرے میں آتی اس سے مستفسر ہوئی، جو بیڈ پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ جی مما آپ آ جائیں، اقدس نے کتاب بند کر کے مسکرا کر اس سے کہا۔ مجھے اسیر نے کہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں، فہا نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا۔ ایسی کیا بات کرنی ہے مما جو بابا جان نے خود کہنے کے بجائے آپ کو یہاں بھیجا ہے؟ اقدس نے جاننا چاہا۔ آپ کی پڑھائی تو 1 سال پہلے ختم ہو چکی ہے اور آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، اور اسیر نے فہا سے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں وہ لوگ کل آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ فہا نے اس کی تھوڑی جھک کر کہا تو اقدس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا تھا۔ چوتھا اقدس نے کہا تو فہا اس کا الفاظ دہراتی ناسمجھی سے اس کا دیکھنے لگی۔ یہ چوتھا رشتہ ہوگا جو ہمارے لیے آئے گا، اور مما ہمیں شادی نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کوئی بھی ہم سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ ہم بدصورت ہیں، اور کل بھی وہ ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور ایک سچویشن کو ہم بار بار دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اور ابا جان کو بھی سمجھائیں کہ اقدس یہاں حویلی میں رہنا چاہتی ہے۔ اقدس اس کے ہاتھوں کو پکڑتی التجائی انداز میں بولی تو فہا کو جیسا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کو اقدس کی ایسی مایوسی کن باتیں پسند نہیں آئی تھیں۔ اقدس آپ فہا اور اسیر کی جان ہو، اور آپ بہت خوبصورت ہو، اتنا کہ آپ کی سوچ ہے، اور کچھ کم صرف لوگوں کی وجہ سے آپ حساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ان لوگوں سے رشتے کی بات نہ بنی، اچھی بات ہے، آپ کے قابل نہ تھے وہ، لیکن اس بار جہاں بات ہونے جا رہی ہے وہ آپ کے بابا جان کے جاننے والے ہیں، اس لیے آپ ٹینشن نہ لو، کوئی بے فکر رہو۔ فہا اس کو نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولی تو اقدس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ دل بہلانے کی باتیں تھی، ورنہ حقیقت سے تو وہ اچھے سے واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کل بھی وہی ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے۔ ہم خوبصورت تھے لیکن اب نہیں ہیں، اقدس نے کہہ کر اپنا گال اس کے سامنے کیا تو فہا نے دیکھا اس کے گال کے سائڈ پر کان کے کچھ پاس ایک گہرا کٹ لگا تھا، جس نے اقدس کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے کم کر دیا تھا۔ وہ کٹ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا لیکن گہرا تھا، پر خراب ہو گیا تھا۔ اقدس کے کھرچنے کی وجہ سے اسیر نے اس کا ہر طرح سے علاج کروایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ نشان سرجری سے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب یہ زخم اقدس کو آیا تھا تب وہ 14-15 سال کی چھوٹی بچی تھی، اور اس نے رو رو کر اسیر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی سرجری نہیں کروائے گا، اور اسیر نے وعدہ کر بھی لیا تھا کیونکہ اس وقت اقدس جس قدر خوفزدہ تھی، ایسے میں اگر وہ اقدس کی بات نہ مانتا تو ڈر کی وجہ سے شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ خیر اسیر نے اس وقت تو اس کی بات مان لی تھی، پر جب اقدس 20 سال کی ہوئی تھی تو اسیر نے پھر سے سرجری کی بات کی تھی، پر ہمیشہ کی طرح اقدس کا وہی جواب کہ وہ کبھی سرجری نہیں کروائے گی۔ اس داغ کی وجہ سے اس کو کالج سے لے کر یونیورسٹی تک جانے کتنے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، پر اقدس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ اس نے اپنا فیصلہ بدلنے کا سوچا تھا۔ اور جب اقدس نے پڑھائی پوری کر لی تو اس کے لیے رشتہ بھی آنے لگے تھے، پر جب ان کی نظر اقدس کے چہرے پر موجود نشان پر پڑتی تو وہ رشتے سے انکار کر دیتے، کیونکہ ان کو لڑکی کا چہرہ بالکل صاف شفاف چاہیے تھا۔ ریجیکشن کا احساس کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اس بات کا اندازہ اقدس کو بخوبی ہوا تھا، اور اس کو ایسے حال میں دیکھ کر فہا کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اقدس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ
किन अल्फाजों से वो उसको तसल्ली करवा या दिलासा दे। फहा अच्छे से जानती थी कि उसको कोई भी दलील अकदस के सामने करामत साबित नहीं होगी। आपकी ऐसी बातें मेरा दिल चीर देती है, अकदस ऐसी बातें ना किया करो। फहा ने खुद को संभालकर उससे कहा, हम नहीं करेंगे, पर आप प्लीज बाबा जान से बोल दें हमें शादी नहीं करनी, अकदस ने जवाबन कहा। असीर बहुत खुश है और माशाल्लाह से अब आपकी उम्र शादी की है और आपके फर्ज से सब खुश होना चाहिए। और अकदस जवान बेटियां जब हो जाए तो वालिदैन को चाहिए कि उनको उनका घर का कर दे, ना वालिदैन पर भी गुनाह होता है। फहा ने कैसे भी करके उसको राजी करना चाहा। गुनाह कैसा, जब हम खुद ऐसा नहीं चाहते तो। अकदस भी अपनी जगह बसत थी। अकदस वालिदैन के फराइज को समझो और हमें हक दो कि हम के लिए अच्छा फैसला ले। भला आप कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारेंगी? फहा ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की अकदस को रजामंद करने के लिए। ठीक है, आप दोनों अगर इसमें खुश होते हैं तो सही, पर हमारी भी एक शर्त है, अकदस ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा। तो जहाँ फहा पहले खुश हुई थी, वहीं अल्फाज शर्त ने उसको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। कैसी शर्त? फहा ने पूछा। एटीसी जो भी आ रहा है, ये रिश्ता चौथा रिश्ता आखिरी होगा जो हवेली में हमारे लिए आएगा। इस बार भी हमें रिजेक्ट किया गया तो आप वादा करें कि बाबा जान को राजी करेंगी कि यहाँ कोई पांचवा रिश्ता नहीं आएगा, और अगर कल बात नहीं बनी तो बाबा जान को हमारी एक बात माननी होगी, अकदस ने बताया। कैसी बात? फहा ने पूछा। वो हम बाबा जान को बताएंगे तब जब रिश्ते की बात ना बनी तो, अकदस ने कहा। इंशाल्लाह इस बार सब अच्छा होगा, आप अच्छे की उम्मीद रखो। फहा उसका माथा चूमकर बोली तो अकदस मुस्कुरा भी ना पाई थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? वो चारों अपने डिपार्टमेंट में आकर क्लास में दाखिल होने लगे तो एक लेक्चर कब का शुरू हो चुका था, जिस पर सिकंदर ने मरी मरी आवाज में प्रोफेसर को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। तो प्रोफेसर के साथ साथ पूरी क्लास में मौजूद स्टूडेंट का ध्यान भी उनकी तरफ हुआ था जो लाइन में खड़े थे। प्रोफेसर ने जब उनको देखा तो उनके माथे पर घेरे बल नुमाया हुए थे। मार्कर साइड पर रख के उन्होंने अपना ध्यान उन पर किया। क्या आपको पता है यूनिट कब शुरू हुआ था? प्रोफेसर ने उन चारों पर खड़ी नजर डालकर पूछा। तो जुहान ने सिकंदर को और सिकंदर ने रयान को, फिर रयान ने बबल चबाती ईशा को देखा जिसने शाने उचका दिए थे कि उसको नहीं पता। प्रोफेसर आज हमारा पहला दिन है तो हमें नहीं पता इस यूनि की तारीख का। रयान ने कान की लोग खुजाकर बताया तो पूरा क्लास खीखी करने लगा था। अलबत्ता अपनी सीट पर बैठा अरमान ने प्रोफेसर से चोरी अपना सेलफोन बाहर निकाला था। मैंने तारीख की डेट नहीं पूछी थी। प्रोफेसर ने सख्त नजर से उसको घूरा। प्रोफेसर फिर ये तो एग्जैक्टली वक्त पार्ट को पता होगा ना, क्योंकि यूनि की गेट वही खोलता है। सिकंदर ने अपनी अकल के मूजब जवाब दिया। 6 बजे या फिर फाइनल 7 बजे यूनि खुल जाता होगा। ईशा ने भी अपना तुक्का लगाया, लेकिन जोहान खामोश सा खड़ा रहा। यूनि आप लोगों की 1 माह से शुरू हुई है और आप लोग अब आए हैं क्लास अटेंड करने, और वो भी पहले दिन इतना लेट। प्रोफेसर को अपने सवालों पर उनका जवाब सुनकर चरसा आने लगा, तभी सीधे तरीके से बात की। पहली क्लास तो हमारी 9 बजे थी और अब तो 9:10 हुए हैं, यानी हम वक्त पर आए थे, पर आपने अपने सवालों में ऐसा उलझा दिया कि 10 मिनट कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। रयान ने अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए सारा मामला प्रोफेसर पर डाला। तो जुहान के अलावा ईशा और सिकंदर ने तायद में अपना सर हिलाया था। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। प्रोफेसर के सबर का पैमाना लबरेज हो गया था, तभी उन चारों को देखकर संजीदगी से बोला। पर लेक्चर खत्म होने में तो अभी बहुत वक्त है। सिकंदर ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर उनसे कहा। गेट आउट। प्रोफेसर ने पहले से ज्यादा अपने लहजे को सख्त बनाया। मैं भी? सुहान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तो क्लास में बैठी गर्ल्स ने उसको देखना शुरू किया था, जो अपने बाप की कॉपी था। बस एक चीज का फर्क था और वो था सुहान की आंखों का। जी आप भी? प्रोफेसर ने उसको घूरा। बट सर मेरा क्या कसूर? जुहान एहतजाजन बोला, क्योंकि वो इन तीनों की वजह से लेट हुआ था और पहले ही क्लास में उसको बाहर निकाला जा रहा था, जो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इज्जत नफ्स का तकाजा यही है कि अगर कोई गेट आउट बोले तो आउट हो जाना चाहिए। ईशा ने उसका कान के पास झुककर शायराना अंदाज में कहा। तो बेवक्त उन तीनों ने उसको घूरा था। हाँ, लेकिन बड़ों के सख्त लहजे में उनका प्यार छुपा हुआ होता है, तो हमें महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए उनके सख्त लहजे में छुपी मोहब्बत को। सिकंदर ने अपनी तरफ से अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। फर्स्ट डे है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वेरी आर सॉरी प्रोफेसर। जुहान ने संजीदगी से प्रोफेसर को देखकर कहा, जो उनको आपस में खुसर फुसर करता देख रहा था। तुम लोगों का आपस में क्या रिश्ता है?
प्रोफेसर ने बखौर उनकी ड्रेसिंग को देखकर पूछा। जोहान, सिकंदर और रायान ये तीनों ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट में मबलूस थे, जबकि तीनों के बाल उनकी पेशानी पर लापरवाह बिखरे पड़े थे। दूसरी चीज ये कि वो तीनों क्लीन शेव थे, लेकिन उनके बावजूद वो तीनों एक दूसरे को मात दे रहे थे। और अगर बात की जाए ईशा की, तो वो ब्लैक घुटनों तक आते फ्रॉक और पजामे में मबलूस थी और बाल उसके हिजाब में कैद थे। हम ब्राड्स हैं, जवाब ईशा ने पुरजोश अंदाज में दिया था। डेट लगाना भूल गई हो? दूर बैठे अरमान के कान में ईशा का जवाब पड़ा था तो उसकी जबान ने दगाबाजी करी, जिस पर प्रोफेसर की नजर अरमान पर गई, जो कि काले सलवार कमीज में मबलूस अपने सियाह बालों को अच्छे से सेट किए इर्द गिर्द से बेनियाज बैठा था। लेकिन वो उसको पता था कि उसके कान उन चारों की तरफ थे। ये हम जीते जागतों को डेड बॉडीज बोल रहा है, सिकंदर हौंक बना उनसे बोला था। कमीना कमीना कमीना। सिकंदर की बात पर बेवक उन तीनों ने अरमान को नए अलकाबात से नवाजा था, जिसमें ऊंची आवाज इस बार सुहान की थी। आप भी खड़े हो जाए। प्रोफेसर ने अपनी तोपों का रुख उन चारों से हटाकर अरमान की तरफ किया था। वो खुशी से खड़ा हो गया था, अलबत्ता उसने जाहिर होने नहीं दिया था। हम तो डूबेंगे साथ में, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ईशा अपने गर्दन पर हाथ फेरकर आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई थी। जी सर, अरमान ने अनजान बनकर पूछा। आपकी तारीफ? प्रोफेसर ने उसको भी आज देखा था। जितनी करें उतनी कम है, अरमान ने अपनी सिल्की सी बालों में हाथ फेरकर कहा तो पूरी क्लास में स्टूडेंट का केका छूट गया था, जिस पर ईशा ने तल्ख मुस्कुराहट से उसको देखा था। अब लगता है क्लास से नहीं, यूनि से बाहर निकल जाएगा, वो भी धक्के मारकर। अरमान की बात पर प्रोफेसर को इतने गुस्से से देखकर जोहान आहिस्तगी से बोला था। टैलेंट है पेंडो को, देखा कैसे यूनि में भी शलवार कमीज पहनकर आया है। ईशा ने अब गौर से उसकी ड्रेसिंग को देखा तो बोले बिना ना रह पाई। क्यों, क्या यूनि के गेट में ये लिखा हुआ होता है कि शलवार कमीज पहनकर यहाँ कोई दाखिला ना हो? सिकंदर को ईशा की बात बेतुकी सी लगी थी। हाँ, और प्लीज तुम अरमान को पेंडू मत बोला करो, इसका सेंस ऑफ ड्रेसिंग कमाल से जमाल होता है। रयान ने भी सिकंदर का भरपूर साथ दिया। फिर तुम दोनों भी उसका कॉपी किया करो ना। ईशा तंज हुई तो वो दोनों खामोश हुए थे। आप भी इनके साथ बाहर आ जाएं, प्रोफेसर ने संजीदगी से अरमान को कहा। कहाँ सर, और क्यों? अरमान ने बेनियाजी की हद कर दी थी। तो हुरिया जो उसके पास से एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठी हुई थी, उसने बखौर अरमान को देखा। जो जब वो क्लास में दाखिल हुई थी तो उसको अरमान अपनी ड्रेसिंग की वजह से उसको बहुत सोबर सा लगा था और उसने प्रोफेसर की गैर मौजूदगी में उसके इर्द गिर्द लड़कियों को भी देखा था, पर वो किसी को भी देख तक नहीं रहा था, जिससे उसका इम्प्रेशन हुरिया पर अच्छा पड़ा था। लेकिन अब जिस अंदाज में बातें कर रहा था उस पर हुरिया के ख्यालात उसके लिए बदल गए थे। बाकी उन चारों को वो देख नहीं सकती थी, बस आवाज सुन सकती थी, क्योंकि उसने अपने बैठने के लिए आखिरी सीट को मुंतखब किया था। वो चाहती थी किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। उसको लग रहा था जैसे हर कोई उसका मजाक उड़ाएगा। यूनि में दाखिल होने के बाद उसको यहाँ आने पर जैसे पछतावा हुआ था। जहाँ हर लड़का लड़की मॉडर्न खूबसूरत कपड़ों में मबलूस थे, वहीं वो सादा से शलवार कमीज में खुद को काली चादर में लपेटे हुए थी और नजरें झुकाए अपने डिपार्टमेंट में आने के बाद उसने शुक्र का सांस लिया था। उसको अब ऐसा लग रहा था यूनि में जैसे उसके ये चंद साल बहुत घुटन गुजरने वाले थे और रोज उसने एहसास कम तरीके गहरे जज्बे से गुजरना था। मुझे बहस में उलझाकर लेक्चर का वक्त कोई जाया न करे, जल्दी से बाहर निकलो सब, प्रोफेसर ने उनको देखकर संजीदगी से कहा। सर, फर्स्ट डे माफ कर दो ना, प्रॉमिस अगली बार ऐसा न हुआ तो आप पूरा साल हमें क्लास में बैठने क्या इंटर नहीं होने दिएगा। रयान ने मस्कीन शक्ल बनाकर कहा। नहीं, अगर हमें बाहर निकलने से प्रोफेसर को खुशी मिलती है तो हमें उनकी ये खुशी देनी चाहिए। अरमान इशारों किनारों से जाने को उसका क्या समझाता हुआ बोला, जिस पर सुहान ने तीखी नजर से उसको देखा, जो पढ़ाई से ऐसे भागता जैसे बच्चा इंजेक्शन से। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। प्रोफेसर को अरमान की बात तो नहीं, अलबत्ता रयान की मिस्किन शक्ल पर तरस जरूर आया था। तभी कहा तो जोहान और ईशा ने बेसाख्ता शुक्र का सांस अदा किया था। शुक्रिया सर, सिकंदर जल्दी से कहता। जो खाली सीट उसको नजर आई थी उस पर बैठ गया और ईशा चलती हुई नाक मुंह सुखेड़कर अरमान के पास वाली सीट पर जाकर बैठी थी, क्योंकि उस जगह वो आराम से लेक्चर सुन सकती थी। अलबत्ता पूरी क्लास में नजर दौड़ाता रयान सोच में पड़ गया, वो कहाँ और किसके साथ बैठे। यकटक उसकी चील जैसी निगाहों ने एक
अलग थलग बैठी हुरिया को देख लिया था, जो खामोशी से बगैर किसी पर भी नजर दौड़ाए रजिस्टर में कुछ लिखने में मसरूफ थी। और बेवक्त रयान के कानों में अकदस के जुमले ने जैसे रस घोला था। हमें लगता है जैसा रयान की नेचर है उसमें उसको कोई मासूम सी कम गो लड़की मिलेगी। रयान को पूरी क्लास में वो साथी का फीकर लगी थी जो खुद को चादर में छुपाए हुए थी। उसको देखकर रयान कांध की लोक हो जाता, खुद भी आखिरी वाली सीट पर हुरिया के पास जाकर बैठा था। और जोहान को जबकि सामने वाली सीट खाली मिली थी, उसने अपनी किताबें रखी तो सीट की साइड पर उसको एक चिट नज़र आई, जिसको जोहान ने खींचकर सीट से अलहदा किया और गौर से उसको देखने लगा, जहां खूबसूरत हैंडराइटिंग में इशाल लुगारी लिखा हुआ था। नाम पढ़कर जोहान ने चिट को मुट्ठी में दबोचकर नीचे फेंक दिया था, फिर सर झटक अपनी जगह पर बैठा। वो अपना सारा फोकस प्रोफेसर पर करने लगा, जिन्होंने अपना लेक्चर कंटिन्यू किया था।